तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता का। और जैसे मैंने बताया, भगवत गीता बहुत ही ब्यूटीफुल, क्या बोला जाए कि इतनी प्यारी किताब है ये, जिसके थ्रू नार्सिसिज्म भगवान ने आज से इतने साल पहले ही समझा दिया है ना। अभी इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सब लोग सोच रहे हैं क्या है, कैसा है, सब इसकी होती है, पर भगवान ने इस चीज को बहुत पहले ही समझा दिया, ये क्या है, ये क्या नहीं है। तो जैसे मैंने बताया है कि अगर हम शुरू से देखते हैं तो एक इंडिकेशन हमको यहाँ पर बहुत पहले ही ये चीज़ दे दी गई है कि अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो नार्सिसिस्ट के साथ है, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, वेदर इट इज पेरेंट और इट इज पार्टनर और फ्रेंड और बॉस, एनीथिंग, एक पॉइंट आता है आपकी सोल जर्नी में जहाँ पर वॉर होना ही है। ठीक है, वॉर होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जन्म बहुत आराम से किसी तरह से निकाल दिया, उसी फैमिली में जहाँ पे नार्सिसिस्टिक पीपल हैं, जहाँ टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी के साथ वो डील कर रहे हैं। उन्होंने वो पूरा जन्म बड़े आराम से निकाल दिया। आराम से मतलब कोई स्टेप नहीं लिया अपनी तरफ। उसका रिजल्ट क्या रहा? अगर आप इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कैन एनीबडी टेल? प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप टॉक्सिक लोग या नार्सिसिस्टिक लोगों के अगेंस्ट इस वॉर में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हु कैन टेल? ओके, माधवी, यस। उसका ये रिजल्ट होगा कि दूसरे जन्म में भी वापस नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप ही मिलेंगे। मतलब जब तक कि हम नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप को तोड़ना या उससे बाहर निकलना नहीं सीखे, तब तक हम उसी रिलेशन में फंसते रहेंगे फॉर फ्रॉम बर्थ आफ्टर बर्थ। ओके, ठीक है। एनी अदर पर्सन? गुड, प्लीज रेज योर हैंड। मैम, जो लर्न करना होता है वो हम लर्न नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। क्या लर्न नहीं कर पाएंगे हम? मैम, लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, सोल के बारे में। हम्म, अच्छा। सबसे पहले मुझे सब लोग ये बताएंगे कि इस चीज को हम और समझेंगे। रिलेशनशिप का पर्पस क्या है? व्हाई वी डेवलप रिलेशनशिप? अर्थ पर आकर हम रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप? मैम, सोल के ग्रोथ के लिए। सोल की ग्रोथ के लिए। वेरी गुड। अगर आप पर्पस भूल गए ना तो किसी भी चीज को करने का कोई मतलब ही नहीं है। द बेसिक पर्पस, प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में हम अपना बेसिक पर्पस ही भूल गए हैं कि पर्पस क्या है, हम हैं क्यों यहाँ पर, हम रिश्ते बना क्यों रहे हैं यहाँ पर, पर्पस क्या है। तो सबसे फर्स्ट पर्पस रिलेशनशिप का होता है सेल्फ ग्रोथ, अपनी ग्रोथ, सोल की ग्रोथ। ये आपका मेन पर्पस है, योर सोल ग्रोथ इन एवरी वे। जब हम अपनी सोल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो सोल का जो लेवल होता है वो बहुत बहुत, हम हाई वैल्यू लोग नहीं होते हैं, हम लोग, हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत डाउन होता है। लेकिन क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं, नॉलेज नहीं होती ना, इल्यूजन बहुत। जब हमारी सोल की जर्नी स्टार्ट होती है तो हमारा जो नॉलेज लेवल है वो भी कम होता है, इल्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब नॉलेज लेवल भी कम होगा, इल्यूजन भी बहुत ज्यादा होगा, तो ज्यादा क्या होंगी हमसे? गलतियां, मिस्टेक्स। और जब हम बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी सोल स्टक रहेगी एक ही लेवल पर। जैसे एक बच्चा कोई है, वो 6-7 क्लास में पिछले 6-7 साल से फेल हो रहा है लगातार, स्टक है, तो हमारी सोल स्टक हो जाती है। तो एक सोल अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारे लाइफ लेसन से होके गुजरती है, जिसमें से उसका एक लाइफ लेसन क्या होता है कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है? उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है जो डार्क को फॉलो करते हैं, डार्क प्रिंसिपल्स को। और जैसे मैंने बताया कि जितने भी नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक लोग होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो बहुत, दिखने में आपको नहीं लगेगा, दिखने में तो आपको उनसे स्वीट पर्सन नहीं दिखेगा, बहुत अच्छे दिखते हैं वो लोग, बहुत स्वीट दिखते हैं बाहर की दुनिया के लिए। लेकिन किस
नाक में दम करके रखते हैं वो, उसकी जिसने उनसे सबसे ज्यादा प्यार किया है। जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको सबसे ज्यादा पेन कॉज करता है। तो एक जो सोल है, एक ऐसी सोल जो सही रास्ते पे चलना चाहती है, अच्छे काम करना चाहती है और अपने वैल्यू सिस्टम को हायर हायर और हायर लेकर जाना चाहती है, अपनी सोल लेवल पर बहुत हायर लेवल पर जाना चाहती है। तो जब वो एक ऐसी रिलेशनशिप में एंटर हो जाती है, जो रिलेशनशिप कैसी है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, उस रिलेशनशिप में एंटर हो जाने के बाद वो उस रिलेशनशिप में कई सालों तक स्टक रहती है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कई जन्मों तक स्टक रहती है। हिम्मत नहीं होती उसको। बिकॉज क्यों हिम्मत नहीं होती है? क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि आप उन्हें कमजोर नहीं समझिएगा, बहुत उन्हें अच्छे लोगों को, अच्छे लोग तो किसको पटा के रखते हैं बताओ? अच्छे लोग भगवान को पटा के रखते हैं, ठीक है। और बुरे लोग किसको पटा के रखते हैं? दुनिया को पटा के रखते हैं, वर्ल्ड को, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बुरे लोग हैं, जब ये जब जब एक इंसान हिम्मत भी करता है कि चलो मैं इनके अगेंस्ट, लेट मी टेक स्टैंड, मैं कुछ करती हूँ, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है दुनिया का। तो जब दुनिया को उन्हें सपोर्ट मिलता है तो डर जाते हैं लोग, हिम्मत नहीं होती उनकी। तो भगवत गीता के माध्यम से हमें पता चलता है, जैसे हमने देखा पांडवों ने, हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में देखा था, इस बात को हमने समझा था कि पांडवों ने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई किया, बहुत सालों तक हर तरह से सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया, लेकिन बात नहीं बनी। और लास्ट में वो पॉइंट आ ही गया जहां पर वॉर में वो खड़े थे। तो हर सोल के लिए ये एक पॉइंट आएगा उसकी सोल जर्नी में, जहां उसको इस वॉर पे जाना पड़ेगा, जहां वो उसको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा मेरे साथ गलत हुआ है। सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेकर के इस वॉर में एंटर करना पड़ेगा। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, ये कोई आसान नहीं है, वॉर कभी भी इजी नहीं होते। लेकिन इसीलिए भगवान ने भगवत गीता बना दी हम लोगों के लिए कि तुम चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तुम चिंता मत करो इस वॉर में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि इम्पैथ तो इम्पैथ ही है, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इम्पैथ। उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए, इम्पैथ भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सबसे बढ़िया बात उन्होंने क्या करी, किसको पटा के रखा? भगवान को, ठीक है। ये सबसे उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, ये उनका नेचर होता है, दैट इज देयर ट्रू नेचर। उन्हें फर्क नहीं पड़ता मेरी पब्लिक में इमेज कितनी खराब बनेगी, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है भगवान के सामने तो मेरी इमेज खराब नहीं हो रही। उनको इस बात से फर्क पड़ता है। दुनिया बुरा बोले बोले, आई डोंट केयर, भगवान तो बुरा नहीं बोलेंगे मुझे। मैं मरने के बाद जाऊंगी, भगवान सामने खड़ा करके डांट तो नहीं लगाएंगे मेरी, क्या करके आई हो तुम अर्थ पर? तो ये उनकी सोच होती है। वही नार्सिसिस्ट लोगों की क्या सोच होती है, अरे मारो गोली, भगवान किसने देखे हैं? मरने के बाद किसने जीवन देखा है? जो है यही जीवन है, जो करना है करो, लेकिन लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहिए। किसी भी हालत में पब्लिक इमेज इज एवरीथिंग फॉर देम, एवरीथिंग, करेक्ट। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आज हम श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 20 हम कवर करेंगे और समझेंगे। भगवत गीता शुरू से मेरे लिए आ, भगवत गीता ही क्यों, हर एक स्क्रिप्चर, हर एक चीज, मेरा जो ज्यादा इंटरेस्ट रहता था ना, उसका डीपर मीनिंग समझने में रहता था। संस्कृत मेरी भी अच्छी नहीं है। संस्कृत मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ नहीं सकती हूँ। तो जो उसका मीनिंग है, अर्थ है, वो मैं अच्छे से रीड करती थी, समझती थी। तो आज भी हम पहले हम इस चैप्टर की डेप्थ को समझेंगे, ठीक है। टाइटल से स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर की डेप्थ को समझेंगे और फिर उसके बाद हम श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इस तरह से क्लास करेंगे। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, मतलब क्या?
कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल, यानी कि एक वॉर की जमीन है, ठीक है। और यहाँ पर इस वॉर के टाइम में सैन्य निरीक्षण, यानी सेना का निरीक्षण हो रहा है, यानी देख रहे हैं, दोनों साइड चेक कर रही है एक दूसरे को। भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी के अगेंस्ट में खड़े हो गए बोलने के लिए, या टेलिंग अबाउट देम, तो वो चेक करेंगे ना आप कितने पावरफुल हो, आप भी चेक करोगे वो कितने पावरफुल है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, दोनों पार्टी एक दूसरे को देखती है कि किसमें कितनी शक्ति है, किसमें किसके पास क्या क्या है। कुरुक्षेत्र बहुत ज्यादा पवित्र भूमि थी, तो जो धृतराष्ट्र था ना, उसको बहुत टेंशन थी इस बात की कि उसे इंटरनली पता था कि पांडव कैसे हैं, पुण्यात्मा हैं। और वॉर कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में हो रहा है, बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। तो इनकी शक्ति बढ़ गई, फिर जीत गए तो उसको टेंशन हो रही थी कि वॉर स्टार्ट होने वाला है, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है, पांडव पुण्यात्मा है, क्या होगा अगर ये वॉर जीत गए तो इसीलिए संजय उनको बता रहे हैं, वहां पे जो स्टार्टिंग हुई है, संजय ने बता रहे हैं, उनके जो सचिव थे, उनके जो मंत्री थे, उनको बता रहे हैं कि दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं वो तैयार हो चुकी हैं, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब उनको वो किसी तरह से कंसोल कर रहे हैं, उनकी साइड में थे ना कि कुछ नहीं होगा। तो आज हम जो 20 तक जो श्लोक हैं, उसमें पहले सैन्य निरीक्षण कौन कर रहे हैं? दुर्योधन। पहले कौरव सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट जब क्लास होगी तब मैं आपसे बताऊंगी जब पांडव सैन्य निरीक्षण करते हैं तो क्या होता है। जब कौरव सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, दुर्योधन सैन्य निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है सामने कौन कौन है, क्या क्या है, उनके उधर कौन है, हाँ वो जो एक एनालिसिस चल रहा है, तो दुर्योधन के अंदर बहुत प्राइड है। सैन्य निरीक्षण करके दुर्योधन के अंदर क्या है, एक प्राइड उसे फील हो रही है, कि उसे लग रहा है कि भाई अरे क्या ही है पांडव, इतना तो हमने इनको ट्रॉमा दिया है, अभी और कर देंगे, और दे देंगे ट्रॉमा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतने लोग हमारे साथ में हैं। क्योंकि उनके साइड में सिर्फ नार्सिसिस्ट नहीं थे। आप जिस भी आप अपनी सोल जर्नी में आप नार्सिसिस्टिक लोगों के खिलाफ खड़े होंगे ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उनकी साइड में दो तरह के लोग होते हैं उनके फेवर में, ठीक है। एक तो खुद नार्सिसिस्ट, उनके जैसी खुद, उनके जैसे ही वाले नार्सिसिस्ट, वो भी उनके फेवर में होते हैं। क्यों होते हैं वो उनके फेवर में? नार्सिसिस्ट यूजली ऐसे किसी को फेवर नहीं करते हैं, वो फेवर उसी कंडीशन में करते हैं जब उनको लगता है कि इनको फेवर करके उनका भी फायदा है, उनका भी कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट है, उनकी भी पब्लिक इमेज अच्छी हो जाएगी। पूरा का पूरा फंडा पब्लिक इमेज को लेकर है, सीधी सी बात है, पब्लिक इमेज अच्छी करनी है, रखनी है। फर्क क्या होता है एम्पैथ और नार्सिसिस्टिक पीपल में? नार्सिसिस्टिक अच्छा बनना चाहते हैं, बहुत एफर्ट्स लेते हैं वो अच्छा बनने के लिए, और जो नार्सिसिस्टिक पीपल होते हैं वो अच्छे होते नहीं है, वो अच्छा दिखना चाहते हैं। ये डिफरेंस है। तो दो तरह के मैं आपको बता रही थी। एक तो नार्सिसिस्ट उनके साथ, उनका साथ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको भी अपनी पब्लिक इमेज अच्छी बनानी है। उन्हें लगता है अगर इस पॉइंट पर अगर हम इनका साथ देंगे तो हमारी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, रादर देन अगर हम इम्पैथ का साथ देंगे। लेकिन हैरानी की बात दूसरी ये है कि इम्पैथ भी साथ देते हैं नार्सिसिस्ट का। जब वॉर हो रहा होता है तो इम्पैथ भी उनका साथ देते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे पर्सन के साथ खड़े हो गए तो आपको कुछ चीजें, ये बात समझ के चलनी है, you will lose lots and lots of common friends and family members। बहुत सारे लोगों को आप इस वॉर में खोने वाले हो, आपका साथ वो नहीं देंगे। नार्सिस्टिक फैमिली मेंबर्स का साथ क्यों देते हैं लोग बाकी के, एम्पैथ वगैरह क्यों साथ देते हैं? एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये होता है, पहला रीजन, कि उनको पता ही नहीं है कि नार्सिसिस्ट हैं। उनके दिमाग में क्या लग रहा होता है, वो एम्पैथ को नार्सिसिस्ट समझते हैं। समझ में आया आप लोगों को? कि उनके माइंड में ये रहता है कि एम्पैथ बहुत ही
इनजस्टिस कर रहे हैं इनके बारे में अलग खराब बोल करके, ये तो नहीं है, यही होंगे, तो हमको इनका साथ देना चाहिए। कुछ इम्पैथ्स की कंडीशन ऐसी होती है। और कुछ इम्पैथ की कंडीशन कैसी होती है, उनको पता है कि ये बुरा बुरा इंसान या इंसान अच्छा नहीं है, ये उन्हें अच्छे से पता है, दे नो वेरी वेल, लेकिन फिर भी वो उनका साथ क्यों देते हैं? इसको वो धर्म समझते हैं। क्या समझते हैं इसको? धर्म। कि फैमिली है, फैमिली का साथ नहीं देंगे तो कैसा कैसे चलेगा? क्योंकि अगर एक नार्सिसिस्ट है, उसकी वजह से बाकी फैमिली की भी तो इमेज खराब होती है ना। तो उनको ये प्रूव करना है कि नहीं, ये बिल्कुल सही लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे नहीं हैं। इंटरनली उस इम्पैथ को मालूम है, इंटरनली उस इम्पैथ को मालूम है ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो उनका साथ इसलिए देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि वो इस चीज को धर्म समझते हैं। फैमिली का साथ देना धर्म समझा जाता है, लेकिन ईश्वर की नजर में क्या है? ये अधर्म है। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये बड़ी रिस्पेक्टफुली गुरुजन थे, टीचर्स थे, जिन्होंने बचपन से पांडव और कौरवों को बड़ा होते हुए देखा है, जिन्होंने इनको शिक्षा दी है। और पांडवों के लिए उनके मन में बड़ा प्यार था, चाहे वो भीष्म पितामह चाहे वो द्रोणाचार्य हो, बहुत पसंद करते थे पांडवों को। लेकिन वॉर में उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये धर्म समझा कौरवों के साथ देने का। तो कई बार धर्म को अधर्म को लोग धर्म समझते हैं। तो ये माइंडसेट, एक एम्पैथ को ये माइंडसेट पांडवों को, जैसे पांडवों ने रखा, दे वर ओके विद दैट, ठीक है, यानी कंप्लेन नहीं थी इस चीज की ये क्यों उनके साथ है, हर्ट नहीं थे क्यों उनके साथ है, दे वर ओके विद दैट। इन द सेम वे आपको भी इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर, अगर कोई भी स्टेप लेने जा रहा है तो उसको अपना माइंड प्रिपरेशन, अपना माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होने ही वाला है। तो इस सैन्य निरीक्षण में सभी लोग सबसे पहले दुर्योधन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सैन्य निरीक्षण का? इट्स द चैप्टर स्टार्ट विद द लाइक एस्टिमेशन ऑफ पावर। स्पेशली सबसे ज्यादा इस चीज की क्यूरियोसिटी किसको थी? धृतराष्ट्र को, कि भाई कौन, क्या कंडीशन क्या चल रही है, सेना जिस तरह से खड़ी है, क्या लग रहा है, कौन है ज्यादा पावरफुल। तो सबसे पहले जो किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है वो एस्टिमेशन से होती है, हम एस्टिमेट करते हैं एग्जैक्टली कौन कितना पावरफुल है। तो ये इसका पूरा, आज के जो 20 श्लोक थे ये इसका पूरा इजल्स था। अब हम इसको रीड करेंगे। तो किस किस के पास है भगवत गीता? माधवी, ठीक है, निवेदिता जी और प्रियंका, 3 लोगों के पास है ना? और भी Everyone, कोई है? you can raise your hands. प्लीज रेज योर हैंड, स्विच ऑन योर वीडियो एंड रेज योर हैंड। किस किस के पास है? ओके, तो स्टार्ट विद माधवी। ठीक है माधवी, पहले श्लोक से रीड करो, सब लोग दो दो श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। माधवी, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु हिंदी भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो इसकी। संस्कृत पढ़ने के बाद इसकी हिंदी भी पढ़ो, हिंदी में नहीं, रीड मुझे करो। मेरे पास वो वाला वर्जन नहीं है। वो ना मैं हमारे थानिया हाउस में हमने दो दो किताबें डिफरेंट लैंग्वेजेस में अच्छा मंगा के इसमें, रखी थी। अच्छा इसमें हिंदी इसमें नहीं मैं है? जस्ट ये मैंने नोट्स निकाले थे जो मैंने क्लासेस किए थे ना बीच में, तो उसके जस्ट नोट्स है अच्छा, अभी मेरे पास। ओके ओके, ठीक है। तो जो अभी माधवी ने जो श्लोक पढ़ा है इसकी हिंदी मैं बता देती हूँ, ठीक है। कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, है ना, ये क्वेश्चन उनका था। ओके, सेकंड पढ़ो माधवी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तथा आचार्यमु आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर
राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ठीक है, तो दुर्योधन जाकर के उन्होंने अपने गुरु से शब्द कहे। क्या शब्द कहे? अब आगे आ, आ, अमित अमित पढ़ेंगे। दूसरी बार पश्येताम्। नेक्स्ट। पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितं चमूं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वेरी गुड। उन्होंने क्या कहा कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो बेसिकली इस श्लोक में जो दुर्योधन है ना, वो द्रोणाचार्य को एक तरह से टॉन्टिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो टॉन्टिंग? क्योंकि जो द्रुपद थे, बेसिकली द्रोणाचार्य के साथ उनका कोई पॉलिटिकल कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन जो द्रुपद के बेटे थे धृष्टद्युम्न, उनको उन्होंने द्रोणाचार्य के पास इसकी एजुकेशन के लिए, जो क्या बोलेंगे हम, कैसे चलाने चाहिए शस्त्र और अस्त्र, इसकी एजुकेशन के लिए भेजा था गुरुकुल। द्रोणाचार्य ने ये नहीं सोचा कि ये मेरे दुश्मन का बेटा है तो मैं ऐसे क्यों बताऊं, ऐसे नहीं करा। उन्होंने प्रॉपर ढंग से सिखाया एवरीथिंग। एक जो ट्रू टीचर होता है ना, उसकी ये पहचान होती है। अगर आप उसकी क्लास में जाएंगे तो वो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा ये मेरा एक जो टीचर होता है, वो जो एक सच में एक ट्रू टीचर है, वो इस चीज पे फोकस नहीं करता कि मुझे कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे मुझे बहुत प्यार करता है, कौन सा स्टूडेंट है जो जिसको मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इक्वली सबको एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर वो उनको ये बता रहे हैं एक्चुअल में कि देखो, आपने अपने जो आपने ये भी कंसिडर नहीं किया कि आप जिसको एजुकेशन दे रहे हो वो आपका दुश्मन का बेटा है। अब देखो, उसने ही पांडवों की पूरी सेना का व्यू रचना करा है, धृष्टद्युम्न ने। तो वो एक तरह से इस तरह से नागमन को टॉन्टिंग कर रहे थे। आगे का पढ़ेंगे अमित। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। आगे वो बोल रहे हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पे सिंपली मेंशन किया जा रहा है कि इस युद्ध में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर पढ़ा माधवी एंड अमित। नेक्स्ट इनकी मदर पढ़ेंगी निवेदिता जी। देखिए पूरी फैमिली एक साथ है, माधवी अमित ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी मदर है निवेदिता जी। हाँ जी, पढ़े आप मैम। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबवश्च नरपुङ्गवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। नेक्स्ट, हाँ पढ़ेंगे। आगे पढ़ूं मैम? हाँ पढ़े। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ब्यूटीफुल। आगे वो बोल रहे हैं पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। एक चीज हमेशा आप समझना कि जब भी जो नार्सिसिस्टिक पीपल हैं वो क्यों ऑब्जर्व करते हैं, वो इक्वली जो अपोजिशन में जो फैमिली मेंबर्स खड़े होते हैं ना, वो उनके खिलाफ भी वो फुल प्लान कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम मैरिज की बात करें कि एक लड़की है, वो इम्पैथ है और उसका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है और वो सेपरेट हो रही है, तो उस मोमेंट पर, या उस मोमेंट पे क्यों, एवरी टाइम, मतलब वो शुरू से ही सब वो लोग स्टार्ट रहते हैं। तो वो एक इमेज जो होती है, अब सिर्फ उसकी ही खराब नहीं करेंगे, उसके फैमिली मेंबर्स की भी खराब करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें पता होनी। जो इम्पैथ होते हैं ना, वो हमेशा उन्होंने जितना भी बुरा किया है, गलत किया, उस पर पर्दा डालते रहते हैं शुरू से।
जब भी ऐसी कोई रिलेशनशिप्स होती हैं तो इम्पैक्ट पर्दा डालते रहते हैं उनकी की हुई गलतियों पर जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होते हैं इन रिलेशनशिप्स में, वो शुरू से ही आपकी भी इमेज चोरी चोरी चुपचाप इनडायरेक्ट वे में, वो डायरेक्ट नहीं कहते, जैसे इम्पैक्ट होगा ना, अगर उसको ये बोलना होगा भाई आप बुरे हो, तो वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा आप बुरे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना उनको आता है। वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे कि आप बुरे, किसी को बोलना होगा ना तो ये नहीं कहेंगे ये बुरी है, ये खराब है। क्योंकि अगर ऐसे बोल देंगे तो सामने वाला उनका पक्ष लेने लग जाएगा कि नहीं हमें तो नहीं लगती, हमें तो वो बहुत अच्छी नेचर की है, हमें तो वो अच्छी लगती है। तो वो ऐसे नहीं कहेंगे। वो क्या करते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटर्स होते हैं। वो आपकी एक ना कुछ आपका पॉइंट पकड़ लेते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती है ना, उस पॉइंट को पकड़ के कहेंगे देखो वो कैसे करती है, और साथ में को थोड़ा सा झूठ भी ऐड कर देते हैं, झूठ भी मिला देते हैं। तो सामने वाले को लगता है हाँ इन्होंने तो ऐसा कुछ बुरा कहा नहीं कभी इसके बारे में, लेकिन उन्हें ये पता नहीं वो इनडायरेक्टली ब्रेन प्रोग्रामिंग करते हैं सामने वाले की, उसको बुरा दिखाने के लिए। करेक्ट। तो इसीलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके साथ कौन कौन है। अगर वो ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में, देन दे मेक श्योर कि वो आपको जो भी सपोर्ट करने के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं तो उनके ऊपर भी वो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं। समझ पा रहे हैं उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जानना कि आपकी साइड में कौन खड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा पढ़ा निवेदिता जी। अब नेक्स्ट प्रियंका, श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधोदिज्युतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञर्थं तानुविवृमीते। वेरी गुड। तो वो आगे बोल रहे हैं किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो यहाँ पर अब वो अपना भी इंटरनली कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी अपोजिशन मतलब उनकी यहाँ वो है, अब हमारे में कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं, उनके में तो ये हो रहा है, अब हमारी साइड में कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं। इस तरह से करके वो इनडायरेक्ट वे में अपना भी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है कि नहीं मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये पुण्यात्मा है तो यही जीतेंगे। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए वो अपने आप को मेमोराइज करा रहा है कि मेरे साइड में कौन कौन लोग हैं, कितने पावरफुल लोग हैं। नेक्स्ट पढ़ो प्रियंका। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपास्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिष्ठथैवश्य। हिंदी पढ़ोगी प्रियंका? मेरे पास तो मैम मेरी लैंग्वेज का ही अच्छा ओके ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ठीक है। तो ये हम जो भगवत गीता के, चाहे हिंदी पढ़ें चाहे हम संस्कृत पढ़ें, एक चीज आप याद रखना, इन हर शब्दों में बहुत ज्यादा पावर होती है। इन शब्दों के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्टिल यू रीड। ठीक है, जब भी पढ़ो आपको ये पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट, और किसके पास थी भगवत गीता? प्रियंका किसके पास थी? मैम इन लोगों के पास में ही थी, आई थिंक सो नेहा। नेहा नेहा आपके पास है? नेहा आप म्यूट पे हो। अच्छा ठीक है, फिर माधवी से दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ माधवी, श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वेषु युद्धविशारदाः। वो बोलते हैं कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अगेन ये श्लोक अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर वॉर शुरू हो रहा है तो आप, सबसे पहली चीज होती है कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना और अपने साथ जितने लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ठीक है, ये एक लीडर की पहचान होती है कि वो अपना भी कॉन्फिडेंस हाई रखता है और उसके जो फॉलोअर्स है उनका भी कॉन्फिडेंस ऊपर रखता है। तो चाहे वो पॉजिटिव लीडर हो चाहे नेगेटिव लीडर हो, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट करते हैं अलग अलग बातों के थ्रू। हाँ नेक्स्ट पढ़ें। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरीक्षितं
पर्याप्तं त्वदमितेषां बलं भीमाभिरीक्षितम्। आगे वो बोल रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर वो अपने आप को अगेन अपनी ग्रेटनेस बता रहा है कि भाई हम लोग तो प्रोटेक्टेड जो है वो पितामह के द्वारा है, भीष्म के द्वारा है, लेकिन जो उनको जो प्रोटेक्शन मिली है वो भीम से है। तो भीष्म से बड़ा थोड़ी ना है, कोई पितामह से बड़ा थोड़ी ना हो गया। तो ऐसे करके उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो जब भी कोई लीड करता है तो वो हमेशा यही करता है कि अपनी सेना को तो बूस्ट करता है किसी हम लोग कितने ग्रेट हैं, और सामने वाले को उनका कॉन्फिडेंस नीचे ना जाए वॉर के टाइम में, तो बताते वो उनका तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ो माधवी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। तो कहते हैं अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो यहाँ पे कूटनीति भी है। उनको लगा कि कई जो छोटे छोटे सैनिक बाकी के लोग खड़े हैं तो वो ये ना सोचे कि अरे भाई ये तो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं सेना में बस उन्हीं की तारीफ किए जा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत, दुर्योधन ने बोला कि भीष्म पितामह थोड़ा ओल्ड एज के हैं, तो भाई आप लोग भी सब चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखना उनको। ऐसे करके उन्होंने जो छोटे छोटे सैनिक हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ठीक है, तो भले ही दुर्योधन कितना भी बुरा हो, लेकिन इन चीजों में वो बहुत परफेक्ट था। हमेशा याद रखना, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो बहुत स्किल्ड लोग होते हैं। ऐसे मत समझना कि वो एकदम ऐसे कोई ऐरे गहरे नत्थु कह रहे होते हैं। नहीं नहीं, दे आर वेरी स्किल्ड। चाहे वो कोई भी किसी भी चीज को में प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी हो। हम लोगों को क्या लगता है ना कि जैसे हमने देखा कि कोई इंसान आईआईटी से है, आईआईएम से है, ये एजुकेशन वो एजुकेशन, ये पोजीशन वो पोजीशन, तो जनरल पब्लिक के दिमाग में होता है बस अच्छा इतना अच्छा क्वालिफाई है, अच्छा तो भी तो बहुत अच्छा इंसान है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, ये ट्रुथ नहीं है। बहुत स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड लोग भी टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक पीपल हैं। तो नार्सिसिस्टिक पीपल जैसे अच्छे लोग हैं, हर साइज हर शेप में आते हैं, ऐसे बुरे लोग हैं, हर साइज हर शेप में आते हैं। जैसे अच्छे लोग हैं अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट भी होते हैं, अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। जैसे अच्छे लोग होते हैं पढ़े लिखे भी होते हैं अनपढ़ भी होते हैं, ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं और अनपढ़ भी होते हैं। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कैसे बताया, मतलब आपका दिमाग, अगर किसी को सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो तो उसको तो दिमाग घूम जाए, क्योंकि ऊपर से दिखने में सब हर कोई एक जैसा लगता है। ठीक है, अगला आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनत्योच्चैः शंखं दधमो प्रतापवान्। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो उसके अंदर की जो थोड़ी बहुत हलचल है वो थोड़ा बहुत समझ पा रहे थे पितामह, तो उनको लगा कि ये थोड़ा ऐसा हो रहा है इसको अंदर अंदर। बड़े तो बड़े ही होते हैं ना, जो आप कहते भी नहीं हो तो भी वो सिर्फ आपकी कंडीशन देख के अंदर की बात समझ जाते हैं। तो इसीलिए उसका दुर्योधन ने तो अब तक सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, लेकिन वो अंदर अंदर वो डर रहा था। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो पितामह थे उन्होंने शंख की ध्वनि करी। युद्ध के पहले शंख जो बजाया जाता है, उन्होंने वो करके बताया कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और उन्होंने बहुत तेजी से उस शंख को बजाया। उस शंख की आवाज से दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, उसको जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट अमित पढ़ेंगे। ततशङ्काश्च भेयश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो शंख के साथ साथ
ये अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट थे जो युद्ध में शुरू होने से पहले, ये सब जब भी युद्ध शुरू होता था, एंड होता था, है ना, स्पेशली जब शुरू होता था तो ये सब बजाए जाते थे, ये साइन होता था। उस वक्त थोड़ी ना कोई मतलब टेक्नोलॉजी थी, तो यही टेक्नोलॉजी थी। ये सब इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे ताकि इसको सुन करके ये समझ सकें कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस हायर का है। तो वो एकदम कोलाहलपूर्ण, यानी बहुत एक शोर जैसा हो गया। नेक्स्ट पढ़ें। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब उन्होंने वहां से सुना तो यहां से उन्होंने भी अपने शंख बजाए, ना, भगवान कृष्ण और अर्जुन ने, ये बताने के लिए कि भाई हम भी कम नहीं हैं, ऐसा मत समझो, अगर तुम्हारी तरफ से ये तैयारी है तो हम भी तैयार हैं। तो उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। ठीक है, माधवी निवेदिता जी पढ़ेंगे। 14th है ना मैम? 15th नहीं, 15 सॉरी। हाँ 14th नहीं नहीं, 15 हाँ ना। 15th है, हाँ। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दग्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो अति भोजी और अति मानवीय मतलब भीम जो थे वो अति भोजी मतलब बहुत ज्यादा खाना खाते थे, है ना, बहुत अति मानवीय, बहुत ही बड़े बड़े वो काम करते थे, इसलिए भीम के आगे अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले ये दो शब्दों का यूज किया गया है। तो उनके जो शंख थे वो नॉर्मल शंख नहीं थे, ठीक है। भगवान कृष्ण का पांचजन्य शंख था, अर्जुन का देवदत्त शंख था, भीम का था पौंड्र शंख था। तो इनका जो साउंड था वो उनके शंखों के साउंड से बहुत अलग था। नॉर्मली भी अगर आप देखोगे जितने भी नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो चाहे कितना भी मीठा मीठा बात कर ले, चाहे कितना भी कर ले, उनके शब्दों में दिव्यता नहीं होती, डिविनिटी नहीं होती। वहीं जो ईश्वर की तरफ के जो लोग होते हैं वो जब बोलते हैं तो उनके हर शब्द में एक डिविनिटी रहती है, दिव्यता होती है, तो उसका इफेक्ट बहुत ही अलग पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ 16, 17, 18 तीनों को एक साथ पढ़ दीजिए, 17 और 18 भी। काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। 18 भी। 18 भी। हाँ, द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शंखाद्यव्युः पृथक् पृथक्। ये देखो, शंखाद्यव्युः पृथक् पृथक्। तो यहाँ पे शंखों का ही डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो सबका डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि सब शंख के थ्रू बजाने का पर्पस क्या है, अपनी अपनी पावर्स दिखाने का, ठीक है, एक मैसेज भेजने का, अपना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, अपनी सेना का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, इसलिए सब शंख बजा रहे हैं। ओके प्रियंका, नेक्स्ट पढ़ो 19। घोषोद्धर्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नाभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। तो इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो वहां तो उन्होंने जो भी शंख बजाए, तो यहाँ से शंख बजे सबके,
तो वो सुन करके इतना उनकी जो पावर थी, उन शंखों की आवाज की जो पावर थी, उसका दिल दहल गया दुर्योधन का। एकदम कोलाहल, घबरा गया एकदम। एक जो इम्पैथ होते हैं ना, जब तक शांत है तब तक शांत है। जिस दिन वो उनका वोल्केनो भड़क जाता है ना, फिर उनसे ज्यादा खतरनाक कोई हो नहीं सकता, ये समझ लेना। इम्पैथ या सुपर इम्पैथ जो होते हैं, इम्पैथी होती है तभी तो सहन करते रहते हैं ना, हर चीज को सहन करते रहते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि मेरी इम्पैथी का इतना मतलब गलत, जब वो देखते हैं कि उनकी जो इम्पैथी है उसका गलत यूज किया जा रहा है और उसकी वजह से कोई इनोसेंट सफर कर रहा है, तब यही इम्पैथी ऐसी वॉल्केनो बनती है। और फिर जो उनका जो पूरा जो ब्लास्ट होता है, जब इम्पैक्ट ब्लास्ट करते हैं, तो उसमें न जाने कितने लोग जल के राख हो जाते हैं, कितने नेगेटिव, एक आदमी नहीं, न जाने कितने नेगेटिव लोग राख हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ जो शंख बजाए, तो वो सुन करके दुर्योधन का हृदय एकदम कांप उठा कि भाई ये क्या हो रहा है। आगे पढ़ेंगे प्रियंका, अगला श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवक्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव। ओके, इसके आगे एक और लाइन है, ऋषिकेशम तदा वाक्य मिद्मः महीपते, है ना, 3 लाइन का श्लोक है 20 नंबर का। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन अपना तीर चलाने ही वाले थे, पर जब उन्होंने सामने देखा कि व्यूह में खड़े हुए हैं सब लोग, सारे कौरव, तो उन्होंने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे वो हम नेक्स्ट वीक की क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, आज की हमने क्लास में हम ये जो कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर है वो 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज हमने फर्स्ट चैप्टर का हाफ पार्ट हमने कवर किया है, हाफ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी इस वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में हमने क्या देखा कि जो भी सारा सब कुछ ऑब्जर्वेशन चल रहा है दुर्योधन की साइड से, यहाँ पे दुर्योधन की मेंटेलिटी बताई है। सैन्य निरीक्षण करते वक्त दुर्योधन किस तरह से देख रहा है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और समझ लेना, जो दुर्योधन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, यही आपकी रियल लाइफ में यही सेम डिट्टो, सेम टू सेम मेंटेलिटी किसकी है, उन लोगों की जो नकारात्मक हैं, वो लोग जो टॉक्सिक हैं, नार्सिसिस्टिक, सेम मेंटेलिटी उनकी होती है। वो जितने भी बुरे काम करते हैं, करते वक्त वो बार बार अपना कॉन्फिडेंस किस चीज से सोच के बूस्ट करते हैं, मेरे साइड में ये है, मेरी साइड में ये इंसान है, इसकी मंत्रियों से पहचान है, ये जजेस को जानता है, ऐसा, हाँ ये मेरी साइड में है, तो ठीक है अब ये देखेंगे, इसको करने दो, ये क्या कोई इंसान, ये क्या उखाड़ लेगा मेरा। ठीक है, तो ऐसा वो कॉन्फिडेंस करते हैं। लेकिन एक एम्पैथ एक बार करता है तो उनकी पूरी हालत खराब हो जाती है, अंदर से उनको फिर फियर होता है, डर लगता है उनको। जो शंखों की आवाज हुई, जो सब कुछ हुई, क्या ये साइन है, ये कैसे वो डरते हैं। तो यहाँ सारा मेंटेलिटी बताया गया है किसका, नार्सिसिस्ट का, दुर्योधन, नार्सिसिस्ट कौरव की, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है ये समझाया गया है यहाँ तक के चैप्टर में। किस तरह से लोग उनका साथ देते हैं, क्या करते हैं, उनकी मेंटेलिटी कैसी होती है, किस तरह से कॉन्फिडेंस बार बार बढ़ाया जाता है, कैसा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। एंड नॉर्मली भी आप अगर ये जो बताया गया है ना, ये एक नॉर्मल भी, एक लीडर अगर आप लीड कर रहे हैं, ये नॉर्मल भी आपको सीखने वाली बात है। अगर आप एक लीडर हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ये चीज, हमको 3 चीजें एज अ लीडर समझनी चाहिए। पहली चीज कि एक लीडर को अपना खुद का कॉन्फिडेंस हाई रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि जैसे लीडर का कॉन्फिडेंस डाउन गया, उसकी पूरी कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा। तो लीडर को हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल पर रखना चाहिए। फिर उसकी लीडरशिप में जो बड़ी बड़ी पोजीशन पर उसके अंडर में आते हैं, जो उसके अंडर में काम करते हैं, फिर उसका काम है अपनी कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना ही है, उसके जो लीडरशिप पे नेक्स्ट स्टेप पे जो लोग हैं उनका भी कॉन्फिडेंस हायर लेवल पर लेकर जाना। और उसके बाद जो
छोटे छोटे पोजीशंस पे लोग हैं, उनके फॉलोवर्स, उनकी कम्युनिटी है, उनका भी कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ाना। तो ये क्वालिटी हमें भगवत गीता का ये फर्स्ट पार्ट सिखाता है कि अगर हम, और लीडर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कोई कंपनी का लीडर या कोई पॉलिटिशियन या कोई स्पिरिचुअल लीडर, नहीं। इवन इफ यू हैव अ हाउस, अगर आपका घर है, आप घर को लीड कर रहे हो, हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रखिए। आपकी कॉन्फिडेंस गया तो आपकी वाइफ का कॉन्फिडेंस भी जाएगा। आइडियली तो वैसे कायदे से यही होना चाहिए कि एक आइडियल कंडीशन क्या होती है कि एक घर में एक मैन लीड करता है, ठीक है, और जो उसकी फेमिनिन होती है एनर्जी, उसको सपोर्ट करती है, वो नर्चर करती है। आइडियली दिस इज द कंडीशन कि एक मैन घर को लीड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो घर को प्रोवाइड करेगा, और जो उसकी फेमिनिन एनर्जी होती है वो नर्चर करेगी, लव देगी, केयर करेगी, हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो जो मैन है, वो जो लीडर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रखे। फिर उसके अंडर में जो लोग आते हैं, घर के जो नेक्स्ट लोग, जो फॉर एग्जाम्पल उसकी वाइफ है, वो नेक्स्ट लेवल पर देख रही है चीजें, काबू को, उसका भी कॉन्फिडेंस हाई रखे। फिर उसके बाद जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रखे। ये एक लीडर की पहचान होती है। जो लीडर ये कर सकते हैं, उनका घर अच्छी तरह से सिस्टमेटिक चलता है। लेकिन जो इंसान ये लीड करने में फेल हो जाता है, जो व्यक्ति, जो मैन घर को लीड करने के लिए फेल हो जाता है, जहां पर वुमेन लीडर बन जाती है, वो बनती नहीं है, उस बेचारी की मजबूरी होती है। जब मैन लीड कर ही नहीं रहा तो क्या करे, उसको लीड करना पड़ता है। फिर वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी बाहर निकालती है, और जब वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी लेकर बाहर निकालती है तो बहुत सारे मैन जो होते हैं उनको फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अरे मुझे तो उसका सुननी पड़ती है, अरे अब तो आजकल ये अपनी चलाती है, अरे तो क्या करे। अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करोगे, फुलफिल नहीं करोगे, तो वो पूरा मैन फॉर्म में आ जाती है, मस्कुलाइन फॉर्म में आ जाती है। तो इस चीज को, हमें ध्यान में रखना है कि कैसे लीड करना है। तो जो भी घर में है, जो भी घर में लीड कर रहा है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उन्हें, हर इंसान की एक आइडियल कंडीशन ये होती है कि घर में सबकी जरूरतों का ख्याल रखा जाए। हस्बैंड को वाइफ की हर नीड का ध्यान रखना चाहिए, उसे एक प्रोटेक्टर प्रोवाइडर होना चाहिए। प्रोटेक्टर प्रोवाइडर ये नहीं कि हम कहें कि चलो तुम्हारे मम्मी पापा से थोड़ा पैसा ले लेते हैं, चलो मेरे मम्मी पापा से थोड़ा पैसा ले लेते हैं और घर चलाते हैं। ये प्रोटेक्टर प्रोवाइडर नहीं होता। जो आदमी ऐसा प्रोटेक्टर प्रोवाइडर होता है कि चलो इधर मांग के उधर, मांग के उधर करके रोज रोज का महीने का खर्च चलाते हैं, वो प्रोटेक्टर प्रोवाइडर नहीं है। जो फैमिली को एक ऐसी कंडीशन में ले आए जहाँ पे डेब्ट चढ़ गई, वो प्रोटेक्टर प्रोवाइडर नहीं है। वो अपने लेवल पर, यानी वो खुद इतनी मेहनत करेगा, वो खुद अपने आप को इस लायक बनाएगा कि अपनी कमाई से घर चलाएगा, अपनी अर्निंग से घर चलाएगा, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे प्रोवाइड करेगा। तो वही जो वुमेन होती है, उसका जो रोल है, उसका रोल है कि ऐसे मैन को, जो प्रोटेक्टर है, प्रोवाइडर है, उसे बहुत अच्छे से नर्चर करे, बहुत अच्छे से लव करे, क्योंकि वो इतना अच्छे से सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है ना। तो उसका काम है उसको नर्चर करना, लव देना, केयर करना। तो जहां पे ये प्रॉपर ब्यूटीफुल बैलेंस होता है ना इन दोनों का, उस घर के बच्चे बहुत अच्छी तरह से लाइफ में ग्रो करते हैं। और हमारी आज क्लास में एक ऐसा ही कपल बैठा हुआ है, जो मेरी नजरों में एकदम परफेक्ट कपल है, अमित और माधवी का पेयर। और इनको इनकी मदर से बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स और शिक्षा मिलती है, निवेदिता जी, जो बहुत, मतलब पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब सात्विक फैमिली है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास सभी को? वन वर्ड, एवरीवन यूज चैट बॉक्स एंड राइट वन वर्ड फॉर टुडेज क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? ओके, प्रियंका कह रही है वेरी नॉलेजेबल, माधवी एक्सीलेंट, वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव, यशस्विनी नोना इंफॉर्मेटिव, निवेदिता जी सुपर इंफॉर्मेटिव, वेरी गुड। सो आई होप सबको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिली हो, क्योंकि जब सोल ग्रोथ होता है हमारा पहला स्टेप होता है नॉलेज लेना, ठीक है, ये पहली चीज होती है। फिर नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, वो सेकेंड स्टेप होता है। लर्निंग लीडरशिप क्वालिटीज, गुड। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, इतना अच्छा पढ़ाती हूँ कि कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है किसी का।
ओके, टेक केयर एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।